प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास में आपके टॉपिक चल रहा था जहांगीर, जिसके बारे में अपन ने पिछले जो अपनी लेसन चला था उसमें विस्तार से अध्ययन किया था। जहांगीर के शासनकाल की एक और सबसे महत्वपूर्ण घटना है नूरजहां से उसका विवाह। क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटना इस बात से कही जाती है कि जैसे ही जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, विवाह करने के पश्चात 1611 ईस्वी में किया था, ईस्वी में जैसे ही नूरजहां से विवाह किया, जहांगीर प्रशासनिक कार्यों से उन्मुख होने लगा, यानी प्रशासन से बिल्कुल दूर हो गया, भोग विलास में लीन रहने लगा। तो कहा जाता है कि उसके पश्चात प्रशासन की समस्त सत्ता, शासन की समस्त सत्ता नूरजहां के हाथों में आ गई। मध्यकाल में दो ही महिलाएं थी जिन्होंने शासन सत्ता अपने हाथों में ली। सल्तनत काल में रजिया सुल्ताना का नाम आता है, तो मुगल काल में आता है नूरजहां का। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोका दर्शन देने लगी, आदेशों पर उसके हस्ताक्षर होने लगे। मुद्रा जो बनती थी मुगलों की जहांगीर के शासनकाल के दौरान, उस मुद्रा पर खुद की प्रतिमा उत्कीर्ण करवाने लगी। यानी सारी प्रशासन की सारी कार्यवाही, सारी सत्ता नूरजहां के हाथों में केंद्रित हो गई। तो नूरजहां के बारे में अध्ययन करते हैं कि नूरजहां क्या थी। नूरजहां जिसका नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां तो जहांगीर ने नाम दिया था, पहले नाम था इसका मेहरुनिसा। इसकी मां अस्मत बेगम, पिता गयास बेग। ये कहाँ के थे? ईरानी थे। और कब आए थे? अकबर के काल में मुगलों की सेवा में आ गए थे और मुगलों के यहाँ गयास बेग कार्य करने लगा। इसके बारे में कहा जाता है नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली खां से हुआ था, जो कौन था? एक पारसी व्यक्ति था, पारस का रहने वाला था। इसके साथ नूरजहां या मेहरुनिसा का प्रथम विवाह हुआ था और इन दोनों से इसकी जो पुत्री थी, दोनों से उत्पन्न संतान एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ये नूरजहां की प्रारंभिक जानकारी। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी। मां अस्मत बेगम, आपको पता है इत्र का आविष्कार, गुलाब के फूलों से इत्र का आविष्कार करने वाली महिला थी ये। यानी अभी जो इत्र जो अपन यूज करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? मेहरुनिसा या नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। कहा जाता है कि अपने अजमेर में ही इसने यह विधि विकसित की थी। अब देखिए, कहा जाता है कि नूरजहां का जो प्रथम विवाह हुआ था अली कुली खां, ये जहांगीर के दरबार में ही कार्य करता था। और कहा जाता है एक बार निहत्था इसने एक शेर को मार गिराया था, तो जहांगीर ने ही इसे एक उपाधि दी थी, शेर अफगान। किसने उपाधि दी? जहांगीर ने। गयास बेग जो था, गयास बेग को कहा जाता है कि एतमादु दौला की उपाधि भी किसने दी? जहांगीर ने। यानी संपर्क में पहले ही था, लेकिन नूरजहां से जहांगीर का आमना सामना नहीं हुआ था। अतः ये मुगलों की सेवा कर रहे थे और मुगल भी इनसे प्रसन्न होकर इन्हें कुछ जागीर या कुछ उपाधियां बराबर दे रहे थे, योग्य थे ये भी। कहा जाता है कि एक त्योहार के दिन नूरजहां पर जहांगीर की नजर पड़ती है
और जहांगीर प्रभावित होता है, विवाह करने की ठानता है। और कहा जाता है कि 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से जहांगीर विवाह कर लेता है। इसके पीछे एक कथा बताते हैं कि जब जहांगीर की नज़र मेहरुनिसा पर पड़ती है तो जहांगीर बहुत प्रभावित होता है, पाने की लालसा करता है और विवाह करने की अभिलाषा प्रकट करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो विवाहित है, इसका तो पति है, तो कहा जाता है कि पति की हत्या जहांगीर धोखे से करवा देता है और फिर उसके पश्चात विधवा मेहरुनिसा से वो विवाह कर लेता है। और विवाह करने के पश्चात पहले तो इसे नाम देता है नूर महल, यानी अर्थ होता है जिसका महल का प्रकाश। फिर उसके बाद नूर जहां की उपाधि देता है जिसका अर्थ होता है संसार का प्रकाश। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान ही नूरजहां से विवाह करने की अभिलाषा अकबर के सामने जहांगीर ने रखी थी, लेकिन अकबर ने मना कर दिया था। लेकिन शासन सत्ता जैसे ही अकबर के हाथों, जहांगीर के हाथों में आती है, वो शेर अफगान यानी अली कुली खां का दमन करवा देता है। और दमन करवाने के पश्चात उसका वध जो होता है, उसके पश्चात मौका देखकर उन मेहरुनिसा के साथ विवाह कर उसे नूरजहां नाम देता है। यानी जो अभिलाषा युवराज पद पर रहते हुए होती है, वो अभिलाषा ये सत्ता प्राप्त करने के पश्चात पूर्ण करता है। लेकिन अब जैसे ही विवाह होता है 1611 ईस्वी में जहांगीर मेहरुनिसा का, उसके पश्चात जहांगीर प्रशासन से विमुख हो जाता है, दूर होता जाता है और शासन सत्ता सारी किसके हाथों में केंद्रित हो जाती है? मेहरुनिसा या नूरजहां के हाथों में। तो 1611 ईस्वी के पश्चात नूरजहां का वर्चस्व प्रशासन में रहता है। तो नूरजहां, जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, और जैसे ही यह देखती है कि जहांगीर प्रशासन से दूर होने लगा है, यह सारा दारोमदार अपने ऊपर ले लेती है और धीरे धीरे क्या करती है, जितने भी इसके जो महत्वपूर्ण सगे संबंधी होते हैं, उन सगे संबंधियों रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करती है और अपना एक अलग ही गुट बना लेती है जिसे नूरजहां गुट या जुंता गुट कहा जाता है। इस इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, नूरजहां गुट क्या है, जुंता गुट क्या है। तो नूरजहां गुट में कौन कौन होता है? खुद यानी कौन? नूरजहां, मां अस्मत बेगम, पिता गयास बेग, भाई आसफ का, ये होता है भाई, ये माँ, ये पिता और खुद नूरजहां। इसके अलावा पांचवा होता है खुर्रम, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? शाहजहां के नाम से। तो इसे ही इतिहास में नूरजहां गुट या जुंता गुट कहा जाता है। इसका नेता कौन होता है? नेत्री खुद नूरजहां, यानी सारी शक्तियां खुद में केंद्रित कर लेती है और खुद के आदेश पर ही वो कार्य करवाती है। और उसे सहयोग करने वाले होते हैं माता, पिता, भाई और खुद जहांगीर का पुत्र खुर्रम। अब यह गुट धीरे धीरे टूटने लगता है। टूटने लगता है, कारण क्या होता है कि आसफ खां क्या करता है, खुर्रम के साथ
अपनी पुत्री मुमताज का विवाह कर देता है, जो इतिहास में अर्जुमन बानो बेगम, ये इसका वास्तविक नाम था, जो आसफ खां की पुत्री थी, जिसे जहांगीर इसने खुर्रम यानी शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि दी थी। तो ये कौन थी? ये आसफ खां की पुत्री थी। इसका विवाह क्या करता है? खुर्रम के साथ कर देता है। तो इधर नूरजहां क्या करती है? नूरजहां अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर का एक अन्य पुत्र होता है उसके साथ कर देती है, शहरयार से विवाह कर देती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, नूरजहां गुट, खुद नूरजहां, माता पिता भाई और खुर्रम, वर्चस्व इन्हीं का। लेकिन टूटता कैसे है? टूटता ऐसे है कि खुर्रम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, आसफ का इसकी योग्यता से पहले ही प्रभावित था कि यार सम्राट इसे ही बनाना है। तो वो क्या करता है? अपनी पुत्री अर्जुमन बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ कर देता है। इधर नूरजहां चाहती है कि यार प्रशासन में मेरा ही वर्चस्व रहे, तो क्या करती है? एक शहरयार जहांगीर का पुत्र होता है, एक अयोग्य है ये, इस अयोग्य के साथ अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह कर देती है। किस कारण से? भाई इसको सम्राट बना देंगे, लेकिन सत्ता तो मेरे पास रहेगी। क्यों? क्योंकि अयोग्य है। तो इस प्रकार दोनों ही भाई और बहन अपनी अपनी पुत्रियों को विवाह जहांगीर के पुत्रों के साथ कर देते हैं। तो इधर क्या होता है? नूरजहां शहरयार को सम्राट बनाना चाहती है, और इधर आसफ का फिर किसका पक्ष लेता है? खुर्रम का। तो इस प्रकार यह गुट समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसके पश्चात कहा जाता है कि जब नूरजहां को अब भय होने लगता है किससे? अपने भाई और खुर्रम से। तो वो क्या करती है? वो हमेशा खुर्रम को साम्राज्य से दूर ही रखती है, यहां तक कि जहांगीर को खुर्रम के विरुद्ध भड़काती भी है। भाई ये विद्रोह करने की सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, यानी, और जहांगीर उसे डांटता है, उसकी जागीर भी छीन लेता है। किसके बहकाव में आकर? अपनी पत्नी नूरजहां के बहकाव में आकर। तो इससे खुर्रम क्रोधित हो जाता है, और खुर्रम क्रोधित होता क्या करता है? विद्रोह कर देता है। खुर्रम का विद्रोह, क्योंकि इधर नूरजहां इसकी चलने नहीं दे रही है, जहांगीर भी इसके खिलाफ हो जाता है, तो एकमात्र रास्ता बचता है विद्रोह। विद्रोह करता है, और एक ही लक्ष्य होता है कि सत्ता प्राप्त करनी है। और इस खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या होता है? महावत खां को बुलाया जाता है, सेनापति होता है, और महावत खां लगातार बार बार खुर्रम को पराजित करता है, और खुर्रम पराजित होने के पश्चात क्षमा याचना कर लेता है, और जहांगीर भी उसे माफ कर देता है। ये बात होती है 1623 ईस्वी में, जब खुर्रम का विद्रोह होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है? खुर्रम का दमन करवा दिया नूरजहां ने। किस प्रकार? विद्रोह कर दिया, विद्रोह महावत खां के द्वारा दबा दिया, समय याचना कर दी, सारी सत्ता इसकी जहांगीर द्वारा छीन ली जाती है। तो यह मामला दब गया। अब नूरजहां ने सोचा मैं तो आसानी से इसे सम्राट बना सकती हूँ और शासन सत्ता अपने हाथों में ले सकती हूँ। लेकिन क्या होता है? ये जो महावत खां होता है, महावत खां विद्रोह करने देता है, अब महावत खां जिसने खुद ने खुर्रम का विद्रोह किया था, विद्रोह का दमन किया था मुगलों के लिए, अब ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि महावत खां खुद विद्रोह कर रहा है? कंडीशन ये होती है कि खुर्रम के पश्चात अभिलाषा ये होती है। अब उसके पश्चात क्या होता है कि महावत खां को उसे लगता है कि महावत खां ही मेरे मार्ग में बाधा डाल सकता है। तो क्या करती है? महावत खां को भी अपने रास्ते का कांटा समझकर उसे दूर करने का प्रयास करती है।
और इसके लिए महाबत खां को जहांगीर के द्वारा जलील भी करवाया जाता है। तो महाबत खां देख लेता है सेवा भी कर ली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, विद्रोह कर दे। अब महाबत खां विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने का कारण क्या है कि अब मैं जहांगीर का जो एक और पुत्र था परवेज, उससे सम्राट बनाने को समर्थन देता हूं, अयोग्य था, शासन सत्ता मेरे हाथ में रहे। तो महाबत खां विद्रोह कर देता है, और ये विद्रोह इतना होता है कि वो जहांगीर को कैद भी कर लेता है। लेकिन वो तो नूरजहां की योग्यता थी कि वो छल कपट से किसी न किसी प्रकार से महाबत खां का दमन करती है और जहांगीर को सुरक्षित महाबत खां की कैद से रिहा करवा देती है। इस प्रकार दोनों के विद्रोह का दमन हो जाता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि जहांगीर का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जाता है। ये सारे विद्रोह हो गई, प्रशासन से दूर हो रहा है, भोग विलास में लीन रह रहा है। तो अब क्या होता है कि स्वास्थ्य जहांगीर का लगातार गिरता चला जाता है। अब जहांगीर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कश्मीर चला जाता है। कश्मीर में भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, तो उसके पश्चात वो क्या करता है कि वहां से लाहौर के लिए रवाना होता है, और उसके साथ उसकी पत्नी नूरजहां भी होती है। तो कहा जाता है कि कश्मीर से लाहौर रवाना होते समय मार्ग में ही लाहौर के निकट शाहदरा, जो कि रावी नदी के तट पर, जब मार्ग में कश्मीर से लाहौर लौटते समय इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, तो लाहौर के निकट ही शाहदरा नामक स्थान पर इसे दफना दिया जाता है। आज भी जहांगीर का मकबरा यहीं पर स्थित है, सफेद संगमरमर से बना हुआ। तो इस प्रकार जहांगीर का दुखद अंत होता है। और रही बात नूरजहां की, नूरजहां के बारे में बताया जाता है कि ये क्या करती है, ये वहीं से ही शहरयार को सम्राट घोषित कर देती है। इसके बाद की घटना क्या होती है क्या नहीं होती, वो टॉपिक जो अपने शाहजहां का टॉपिक चलेगा उसमें क्लियर करवाएंगे।